एक बार फिर आज हर जगह यही सुनने को मिल रहा है। चारों घरों में यही चर्चा है। भीतर पहुंचते ही घर का कोई सदस्य फुसफुसाते हुए यह सूचना देता है और चुप हो जाता है। सूचना देने वाले के चेहरे पर दहशत के भाव झांकते हैं और उसकी आंखें फिर किसी आशंका से शून्य में अटक जाती है। यह तो मुझे भी लग रहा था कि वे जल्दी ही आ टपकेंगे, क्योंकि नीम वाले खेत का मुकदमा हम जीत गए हैं और उसमें से उनका हिस्सा होना शेष है। कुछ तो हाथ लगेगा, लूट का कूना ही भला। खबर पाकर वे जरूर आएंगे। वे जब भी आते हैं ऐसा कुछ कर जाते हैं कि घर वालों के मन में उनका आतंक और अधिक बढ़ जाता है। कहने को मेरे छोटे दादाजी हैं, लेकिन मन में उनके प्रति रचम मात्र भी श्रद्धा नहीं है। उन्होंने शुरू से ही कुछ काम ऐसे किए हैं कि हमारे मन में उनके प्रति नफरत बढ़ती चली गई है। मेरा ही नहीं, हम तमाम चचेरे फुफेरे भाई बहनों के मन का यही हाल है। वे चार भाई थे। मेरे दादाजी सबसे बड़े थे और सबसे मेहनती, चतुर, विद्वान भी। उन्होंने ही अपने छोटे भाइयों को पाला पोसा था और शादी ब्याह किए थे। ये सबसे छोटे थे, सबसे लाडले भी, बड़े काहिलालसी थे और उड़ाऊ खाऊ किस्म की प्रवृत्ति वाले भी। बचपन से ही कुछ ऐसी आदत पड़ गई थी कि जो ही कोई कीमती चीज हाथ लगती लेकर लंबे पड़ते और फिर उसे ठिकाने लगा कर ही लौटते। वे पहली दफा तब भागे थे जब उनके चौक गौने की विदा कराने में देरी हुई। दरअसल यह तो महज बहाना था। असल बात थी कुछ दिन बाहर जाकर मौज मस्ती करने की इच्छा। सो इन्होंने घर का कुछ जेवर चुराया और औने पौने दाम पर बेचकर भाग गए। पता नहीं कहाँ गए होंगे। यह सोच कर सब लोग परेशान चिंतित थे और रकम चुराने का अपराध भुलाकर सबके सब इनकी खोज में लग गए थे। हमारी दादी सुनाती थी कि बाद में अचानक एक दिन छोटे अपने आप लौट आए थे। भाइयों ने खुश होकर गले लगा लिया था, सारी गलतियां माफ। इनका हौसला और अधिक बढ़ गया था। दादी कुछ और घटनाएं सुनाती थी। तीनों पितामह ने वर्षों तक अदालतों के चक्कर काटे और किसी तरह पुरखों की जमींदारी लौटा ली थी। 1400 बीघा की एक बड़ी जमींदारी हमें फिर से वापस मिल गई थी। खेतों पर कब्जा कराने खुद तहसीलदार आया और वे लोग अभी घूम फिर कर खेत अच्छी तरह देख भी नहीं पाए थे कि खेत में खड़े छोटे पूछने लगे, मेरा हिस्से का खेत कौन सा है? पहले ये बताओ, मैं क्या इस मिट्टी में सड़ूंगा? अपना हिस्सा बेचकर बाहर जाऊंगा और काम धंधा करूंगा। सब हतप्रभ रह गए थे। छोटे जिद के कारण अंतत भाइयों ने उदास मन से नई आई जमींदारी के 4 टुकड़े किए, अपना हिस्सा भाइयों से रिसाए। छोटे ने जानबूझकर एक झगड़ालू व्यक्ति को बेच दिया। रात दिन कलह मचने लगी, सो तंग आकर शनै शनै बाकी तीनों को भी अपना हिस्सा बेचना पड़ा था। खैर यह तो 20 साल बाद की बात है। तब तो तुरंत ही अपनी अंटी में एक मोटी रकम दबाकर छोटे जाने कहाँ निकल गए थे। 4 महीने बाद किसी ने सूचना दी कि वे झांसी में हैं और एक आइसक्रीम फैक्ट्री चला रहे हैं। भ्रातृ प्रेम में आकुल मेरे संजले दादाजी इन्हें ढूंढने झांसी जा पहुंचे थे और किसी तरह वहां इन्हें खोज भी लिया था। संजले दादाजी ने पाया कि आइसक्रीम फैक्ट्री नाम मात्र की चल रही थी और छोटे कर्ज से लदेवदे बैठे थे। कायदे से उनके पास 10 रुपए भी नहीं बचे थे। आखिर रोज रोज हलवा पूड़ी और मिठाई के शौकीन और सारा काम नौकरों के भरोसे चलाने वाले व्यक्ति का धंधा चल भी कैसे सकता है। तब संजले दादाजी तो लौट आए थे, मगर इनकी चिंता मन में लगा लाए थे। कैसा भी हो आखिर भाई ही तो है। लाख गलती कर चुका हो, बदनामी तो कुल खानदान की हो रही है। सो बाद में कहीं से इंतजाम करके उनका सारा कर्जा चुकाया था और वापस ले आए। दादी कहती थी छोटे जन्म के ही शौकीन है। अच्छा खाना और उजला पहनना उनकी आदत है, पर काम करने के नाम पर उनकी नानी मरती है।
ऐसे निकम्मे आदमी के खर्चे पूरे कैसे हो। घर लौटे तो ऐसा प्रकट किया मानो अपने किए पर शर्मिंदा हो। लेकिन महीने 2 महीने बाद ही छोटे को पता चला कि बड़े ने एक बगीचा खरीदा है, तो शाम को उनके घर लौटते ही भिड़ बैठे। पुरखों का पैसा उड़ा रहे हो और मुझे मेरा हिस्सा भी नहीं देते। बड़े ने लाख समझाया कि पुरखों की फूटी कौड़ी नहीं बची है। ये जो बगीचा खरीदने में पैसा लगा है, वह हम 2 भाइयों का कमाया हुआ है। मगर विश्वास किसे होना था, गृहकला रात भर चली सो अगले दिन ही बगीचा के 4 टुकड़े हो गए और तीसरे चौथे दिन एक टुकड़ा बिक भी गया। ग्राहक तो जैसे उनकी जेब में बैठे होते थे, उनका का तो वही हाल था कि थैलिया में नाज दोनों सहरिया को राज सो अंटी भारी करके वे फिर देशाटन को निकल गए। 6 महीने तक उनका पता नहीं लग पाया था। सब चिंतित थे कि जाने जीते भी हैं या मर खप गए। घर में नई नवेली बहू बैठी है, पर उसे सुरत ही नहीं है। ऐसा लापरवाह आदमी कभी नहीं देखा। फिर एक दिन कस्बे एक व्यापारी ने दिसावर से लौटकर सुनाया था कि वह व्यापार के सिलसिले में कानपुर गया था और वहां उसने स्टेशन पर छोटे को कुलीगिरी करते पाया है। समाचार पाकर बड़े भैया तो अकड़ गए, मरने दो दुष्ट को, हम लोग कहाँ तक मदद करें। लेकिन ऐसा संभव कहाँ था। सो बाद में वे अपनी माँ के ज्यादा कहने पर मजबूरन कानपुर गए थे और छोटे की कुलीगिरी छुड़वाकर लौटा लाए थे और कस्बे में उन्हें अपने एक दोस्त के यहाँ मुनीमी सिखाने बैठा दिया था। लेकिन उनके तो पैर में भौंगरी थी, सो एक जगह कहाँ टिकते थे। जब भी जो मौका मिलता, जो हाथ लगता, ले भागते थे। उन्हें घर के एक चर्चित व्यक्तित्व के रूप में पाया था। उनके बड़े भाइयों की तारीफ की जानी चाहिए कि वे इतने सब के बाद भी उन्हें निभा रहे थे। हमारे कस्बे में सावन के महीने में राखी के दूसरे दिन भुजरियां बदलने की प्रथा है। दरअसल भुजरियां गेहूं की हरे पौधे। उन्होंने उस सेठ का ही बहुत सा माल उड़ा दिया और अंतत बेचारा दिवालिया घोषित हुआ। वह बुजुर्गों ने इस घटना को छोटे से जोड़कर पुरानी कहावत सुनाई, जहाँ जहाँ पाव परें संतों के, तहाँ तहाँ होवे बंटाधार। हमने जिन दिनों होश संभाला था, एक दूसरे को देकर हम अपने मन की शुभकामनाएं और आदर सामने वाले को सौंपते हैं। बुजरियों के दिन हम सब बुजुर्गों के पांव छूने जाते थे, तब पिताजी इंगित कर उनके भी चरण छुआते थे। उन्हें देखते ही मुझे चूल्हे पर रखा तवा याद आ जाता। काले दुबले थे वे, वैसा ही सलपट सिर, पांव छुआते वक्त वे प्राय निष्प्रह बने रहते। बाद में वे अपने परिवार को लेकर इंदौर पहुंच गए थे, जहां से गाहे उनकी सूचनाएं मिलती रहती थी। कभी पता लगता था कि उन्होंने होटल खोल लिया है, कभी पता चलता कि किराने की दुकान खोली है। बीच बीच में कस्बे में आकर वे अपना अस्तित्व जता जाते थे। अब उन्होंने एक नया शगल छेड़ा था कि कस्बे में हमारे खानदान के किसी भी सदस्य का कोई जमीन का टुकड़ा खाली नजर आता, वे उसे अपना बताने लगते और जाने कैसे ग्राहक पटा लेते। फिर रजिस्ट्री करके 9-2-11 हो लेते। इसलिए अब सारा घर उनके आते ही सतर्क हो जाता है, उन पर कड़ी नजर रखी जाती है। वैसे सच तो यह है कि उनको बेचने के लिए कोई जमीन खाली भी नहीं छोड़ी गई है। उनके भय से सब भाइयों ने औनपौने दाम अपने हिस्से बेच डाले हैं। पिछली दफा तो वे हमारे घर आकर रुके थे। पिछले साल अकस्मात दादाजी की मौत के बाद पितृहीन हम चारों भाई दादाजी के छोटे भाइयों का और ज्यादा सम्मान करने लगे हैं और इसी नाते छोटे की भी हमने पिछली दफा हमारे घर आने पर खूब सेवा करी। मगर हाय रे दुर्भाग्य, पिछली दफा वे जाते जाते हमको ही चूना लगा गए। हमारे घर का पिछला हिस्सा बेच गए थे, जिसकी कानूनी उलझन में मैं उनकी पिटाई का मंसूबा लिए उन्हें 3 दिन तक अपने मित्रों के साथ घूमता रहा, पर मुझे वे मिले ही नहीं। जाने कहाँ छिप गए थे। शायद मर्यादा बचना थी हमारे खानदान की। 7 दिन बाद मुझे वे एक धर्मशाला के दरवाजे पर मिले थे। उस वक्त एकदम उदास और थके मांदे
से धर्मशाला से बाहर निकल रहे थे। उनकी काली सपाट चांद अब भी चिलक रही थी। मैं उन्हें अनदेखा करके निकलने लगा तो मुझे पुकारा, सुन बेटा जय कहो। मैंने आग्नेय नेत्रों से उन्हें घूरा। बेटा, अब तक की मेरी गलती माफ करो, मेरी मदद करो। उनकी आवाज में दर्द था। बहुत हो गया यह सब, हर बार तो माफी मांगते हो, फिर क्या हो जाता है। मैं पहले जैसा ही कड़क था। दरअसल इस बार मुझे मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया है बेटा। अखबार में इश्तहार भी दे दिया है कि मुझसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। कहते हुए उनकी आंखें नम हो आई। यहाँ रख लो, मैं भूखा प्यासा ही पड़ा रहूंगा। मैंने उनके चेहरे को ध्यान से देखा, कहीं यह उनकी इस बार कोई नई चाल तो नहीं, काली गहरी आंखों में किसी नए षड्यंत्र की चमक तो नहीं, तवे जैसी काली खोपड़ी पर किसी नए परांठे का तेल तो नहीं। लेकिन मुझे भीतर तक झांकने के बाद निराशा ही हाथ लगी। मुझे लगा कि वे इस बार सचमुच निरीह हो गए हैं। अनायास उन पर दया भी आई। कुछ भी हो, अपने ही हैं, सगे हैं। मैं कोई जवाब दिए बिना उनके साथ धर्मशाला में भीतर पहुंचा। उनका बिस्तर बंधवाकर धर्मशाला का हिसाब चुकता किया और एक बार फिर उन्हें घर ले चला हूँ। ईश्वर खैर करे। अगर आपको भी ये मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं।